तुम मेरी मार्कशीट जला सकते हो, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने मुझसे कहा था। करीब 30 साल पहले राहुल मेहता छात्र जीवन में हेमंत बिस्व शर्मा के साथ हॉस्टल में रहते थे। वो याद करते हैं कि शर्मा अपने करियर को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे, यानी कि राजनीतिक जीवन। मेहता ने बताया, ग्रेजुएशन के बाद हम अपनी मार्कशीट को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा बिल्कुल गंभीर नहीं थे। 3 दशक से भी पहले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि AASU के छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने वाले शर्मा आगे चलकर कांग्रेस के प्रमुख नेता बने। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बीजेपी की राजनीति को चुनौती दी। साल 2014 में तेजपुर में भाषण देते हुए उन्होंने गुजरात में हिंसा की राजनीति पर टिप्पणी की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आज 11 साल के बाद वो बीजेपी के सबसे मुखर और विवादास्पद चेहरों में से एक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक और कार्यकाल की तलाश में हैं। उनके राजनीतिक सफर, प्रेरणा और कामकाज पर एक नज़र डालते हैं। आंदोलन के बीच राजनीति की ओर आकर्षण है। 1969 में जोरहाट में जन्मे शर्मा के पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनका पालन पोषण गुवाहाटी में हुआ। शर्मा के चाचा सोमनाथ बताते हैं कि मुझे याद है कि हेमंत जी ने 10 से 12 साल की उम्र से ही राजनीति में कदम रख दिया था। उस समय पूरे राज्य में आंदोलन चल रहे थे। 1980 के दशक की शुरुआत में असम में भारी लोगों यानी कि मुख्यतः बांग्लादेश से आए शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के खिलाफ छात्र आंदोलन ने पूरे राज्य को हिला दिया। साल 1985 में भारत सरकार, असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच अहम समझौता हुआ। उसी साल आंदोलन के नेताओं ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। इसी दौरान शर्मा को एक असमिया फिल्म में काम करने का मौका मिला। हाथी पर सवार उनका एक गाना उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। किशोर अवस्था में ही शर्मा राजनीति की समझ रखने लगे थे। मेहता याद करते हैं कि वह बेहतरीन वक्ता, उस सभी से मेल जोल रखने वाले छात्र नेता थे। वो उस समय भी कहते थे, एक दिन मैं असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। शर्मा ने पॉलिटिकल साइंस में MA किया और 1985 में कानून की डिग्री हासिल की थी। 2006 में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से PhD पूरी की। मेहता बताते हैं, हेमंत कहते थे कि अगर पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना है तो राष्ट्रीय राजनीति में बनाओ, क्षेत्रीय राजनीति में नहीं। शायद उस समय उनकी उम्र 22 साल रही होगी। कांग्रेस मंत्री के रूप में उथल पुथल भरा समय 1996 के विधानसभा चुनाव से पहले शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें जलुकबाड़ी से चुनाव लड़ने को कहा, जहां से वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने 2001 में वापसी की और तब से वहां से लगातार वो जीते हुए आ रहे हैं। साल 2001 में कांग्रेस की जीत के बाद वो मंत्री बने और बाद में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उनके राजनीतिक उभार के साथ विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस में उनके कार्यकाल के समय बीजेपी ने उन पर कई सवाल उठाए। हालांकि शर्मा ने खुद को निर्दोष बताया और उनके चुनावी हलफनामे में किसी भी लंबित आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया गया है। इस दौरान वो बीजेपी के नेतृत्व की आलोचना के लिए भी जाने गए। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही शर्मा और तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई तथा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच में संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का प्रभाव राज्य और पार्टी दोनों में मजबूत था। शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। क्या यह अवसरवाद नहीं था? मैंने उनके मित्र मेहता से पूछा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह कांग्रेस छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र और राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनसे यह सब छीना जा रहा था। साल 2016 के चुनाव में जब बीजेपी ने असम में कांग्रेस को सत्ता से हटाया तो शर्मा को कैबिनेट में जगह मिली। साल 2021 में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद वो असम के
15वें मुख्यमंत्री बने। राइजोर दल कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। मैं राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई से मिला। उन्होंने शर्मा की तरह ही छात्र नेता के रूप में शुरुआत की थी। अखिल गोगोई ने कहा, यह चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं है, विपक्ष का मुख्य मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा है। मुझे लगता है कि वे असम के सबसे बदनाम मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ कई मामले हैं, लेकिन शर्मा का चुनावी हल्फनामा स्पष्ट है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। इस पर गोगोई ने कहा कि हम जीतने के बाद अदालत जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। असम के चाय बागानों की राजनीति देश के लगभग आधे चाय उत्पादन का केंद्र होने के कारण असम के चाय बागान मजदूर राज्य की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए राज्य में राजनीतिक प्रभुत्व का रास्ता चाय बागानों से होकर गुजरता है। हजारों बागानों में काम करने वाले मंगल टांटी जैसे मजदूरों को सभी राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी सरकार ने उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक देना शुरू किया जिस पर चाय बागान में उनके घर पर बने हुए हैं। जो जमीन बागान मालिकों को राज्य सरकार ने लीज यानी कि पट्टे पर दी। टांटी को कुछ दिन पहले ही जमीन की मिल्कियत के कागजात मिले। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार 200 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन जमीन हमारी नहीं थी। मैनेजर हमें कभी भी निकाल सकता था और हम तुरंत बेघर हो जाते, लेकिन अब यह जमीन हमारी है। यह हमारे लिए बहुत खास है। हालांकि अभी भी ज्यादातर मजदूरों को स्वामित्व के कागज नहीं मिले हैं, लेकिन कई लोग इस बारे में आशान्वित है। कई मजदूर कम मेहनताना मिलने की शिकायत भी करते हैं। अब बात करते हैं पहचान की राजनीति और अल्पसंख्यकों की शिकायतें। हेमंत बिस्वा शर्मा अक्सर अपनी राजनीति को असमिया पहचान के अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश करते हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने कहा, असम में मुस्लिम आबादी आज 40% है। 1951 में यह 12% थी। हम एक एक करके जिले खो रहे हैं। मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल है। लेकिन असम सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 1951 में राज्य की मुस्लिम आबादी 24.68% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 34.2% हो गई। इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। अब बात करते हैं रहीमा बेगम का मामला। पिछले साल मई में रहीमा बेगम ने खुद को इस लड़ाई के बीच में पाया जब पुलिस उनके घर आई और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए साथ चलने को कहा। उन्होंने बताया, पुलिस ने कहा कि हमें बांग्लादेश जाना होगा। हम डर गए और चिल्लाने लगे, वह मेरा देश नहीं है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। लेकिन वे हमें सीमा की ओर ले गए। उन्होंने कहा, पीछे मत देखो और चलते रहो। जब हम सीमा पार पहुंचे तो बांग्लादेश के स्थानीय लोगों ने हमसे सवाल किया, हमें बुरी तरह से पीटा और वापस जाने को कहा। रहीमा कुछ दिन बांग्लादेश में रही और बाद में दोनों देशों के अधिकारियों की सहमति से उन्हें वापस आने की अनुमति मिली। उन्होंने कहा कि मुझे नई जिंदगी मिली क्योंकि मेरे बच्चे ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। पुलिस ने मेरे दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं की, इसलिए यह ऐसा हुआ। जोरहाट के विदेशी के लिए बने ट्राइब्यूनल ने 2025 में उन्हें विदेशी घोषित किया था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 1966 से 1971 के बीच अवैध रूप से असम में आया। असम समझौते के अनुसार ऐसे लोग भारत में रह सकते हैं, लेकिन उनके नाम 10 वर्षों के लिए मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। हमने गोलाघाट के पुलिस अधीक्षक, असम के गृह सचिव, बीएसएफ प्रवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कोई भी जवाब नहीं मिला। अब एक और बार उन्होंने बयान दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि मेरा कोई विरोध नहीं करता है। पूर्वी असम के दुलियाजन में एक रैली में मैंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा, क्या उन्होंने असम समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय किया। उन्होंने कहा, सभी वर्ग बहुत खुश है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, वे डांस कर रहे हैं। हमने असम के पूरे समाज को एक कर दिया है। जब उनसे विपक्ष के उन आरोपों के बारे में पूछा गया जिनमें उन्हें सांप्रदायिक और अलोकतांत्रिक कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा कोई विरोध नहीं करता, बीबीसी को निष्पक्ष होना चाहिए। और यह कहकर उन्होंने आगे बात नहीं की और वहां से चले गए। शर्मा अपने व्यक्तिगत लोकप्रियता, विकास कार्यों, रोजगार और राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी ने अवैध प्रवासियों और सरकारी जमीनों पर अवैध कर्ज
पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। वहीं विपक्ष ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अखिल गोगोई ने कहा, वो स्वास्थ्य मंत्री, वो शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन हमारी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालात देखिए। मीडिया ने उन्हें अपना बड़ा बनाया, वरना वो सिर्फ एक अवसरवादी हैं। और बात करते हैं आरोप और जवाब की। चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भैया शर्मा के पास 3 अलग अलग पासपोर्ट हैं और वो एक अमेरिका कंपनी की बोर्ड में शामिल है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले की जांच कराएंगे। शर्मा की पत्नी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की CMD है, जो कि खुद को एक प्रमुख क्षेत्रीय मीडिया समूह बताती है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 14 साल पहले हुई थी, जब शर्मा मंत्री थे। BBC ने उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। शर्मा ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वो और उनकी पत्नी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका के उक्त प्रांत में किसी के नाम पर कंपनी रजिस्टर करना आसान काम है। इसके साथ आपको क्या लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा जो उनके द्वारा बयान दिए जाते हैं वो सही या फिर नहीं? आपकी क्या राय होने वाली है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करना, चैनल को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।